हम लोग प्रियम्बल के ऊपर एक क्लास करेंगे। बेसिकली हम लोग आज एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। वो बेसिक एंड इन जनरल पब्लिक के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा, और जो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी जेपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो एक कॉन्स्टिट्यूशन हम एक होलिस्टिक वे में अंडरस्टैंडिंग समझने की कोशिश करेंगे। और आज हम लोग का पहला क्लास है प्रियम्बल का। प्रियम्बल से फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे करके पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को समझने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं प्रियम्बल से। प्रियम्बल का मतलब क्या होता है? प्रियम्बल ज़रूरी नहीं है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में ही हो, प्रियम्बल कोई ऑर्डिनरी लॉ में भी हो सकता है। अब प्रियम्बल का बेसिक पर्पस क्या होता है कि किसी भी लॉ को जब ड्राफ्ट किया जाता है ना, तो टेक्निकल वे में ड्राफ्ट किया जाता है लीगल तरीके से। तो उस लॉ का या फिर उस कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव अगर मेरे को कुछ लाइन में एक आम जनता को समझाना है, तो उसके लिए हम प्रियम्बल डालते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रियम्बल लिखा गया है हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रियम्बल डालने का मतलब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन का मेरा जो ऑब्जेक्टिव है उसको समझना है कि मेरा कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलना चाह रहा है। मेरा कॉन्स्टिट्यूशन में से 395 आर्टिकल्स है, 12 शेड्यूल्स है, 22 पार्ट्स है, तो उसका जो ड्राफ्टिंग है वो लीगल तरीका से है, लेकिन एक्चुअली वो कॉन्स्टिट्यूशन अचीव क्या करना चाहता है वो प्रियम्बल से मेरे को पता चलेगा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक मेंबर थे जिनका नाम था के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी जो थे, हम लोग प्रियम्बल को बोले होरोस्कोप ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब होरोस्कोप ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है? होरोस्कोप बेसिकली होता है किसी भी व्यक्ति का कुंडली, ठीक है। तो होरोस्कोप अब के.एम. मुंशी ये बताना चाह रहे थे ना कि ये जो इंडियन स्टेट है ना, इसका ये जो कुंडली है वो प्रियम्बल है। प्रियम्बल के बेसिस पे ही हमको संविधान को, अपना कॉन्स्टिट्यूशन को देखना है। तो कुंडली में 3 चीज़ इंपॉर्टेंट होता है। पहला चीज़ क्या इंपॉर्टेंट होता है कि प्लेस ऑफ डेट ऑफ बर्थ। किसी भी पर्सन कुंडली में उसका डेट ऑफ बर्थ रहेगा हमेशा मैंडेटरी। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल में लिखा गया है 26 नवंबर 1949। फिर कॉन्स्टिट्यूशन का जो डेट ऑफ बर्थ है हम लोग का वो है 26 नवंबर 1949। दूसरा पार्ट क्या होता है किसी भी कुंडली में, किसी भी हॉरोस्कोप में, उस पर्सन का इंडिविजुअल ट्रेड्स बताता है जिससे उस इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई किया जा सके। कुछ इंडिविजुअल है उसमें कुछ पर्सनल ट्रेड्स रहेगा जिसका बेसिस पे इंडिविजुअल को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसा कोई स्टेट ट्रेड्स होगा जिसका बेसिस पे आप डिफाइन कर सके कि यहाँ ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो उसमें वो जो ट्रेड्स है ये सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये ट्रेड्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर मेरे को किसी और कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आइडेंटिफाई करना है या फिर डिस्टिंग्विश करना है, तो ये वर्ड्स इसको डिस्टिंग्विश करेंगे। अब इसका एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे, पहले इसको समझ लेते हैं कि ये पूरा हॉरोस्कोप का मतलब क्या है। तीसरा बात क्या होता है कि हॉरोस्कोप आपका फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है कि आपका जो ये ट्रेड्स है इसका बेसिस पे फ्यूचर में आप क्या कर सकते हैं। मतलब हम लोग सुनते हैं कि एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं कि बड़ा हो गया ये पायलट बन जाएगा, ये बड़ा हो गया आर्मी में चल जाएगा, पुलिस में चल जाएगा, आईएएस बन जाएगा। तो ये जो हम लोग का हॉरोस्कोप है, हम लोग का इंडियन प्रियम्बल क्या बोल रहा है कि इंडियन स्टेट इस ट्रेड्स के साथ कहाँ पहुँच सकता है, कैसा सोसाइटी बनाना चाहता है। तो ऐसा सोसाइटी बनाना चाहता है जिसमें जस्टिस हो, जिसमें लिबर्टी हो, जिसमें इक्वालिटी हो, जिसमें फ्रेटर्निटी हो। तो बेसिकली मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि हॉरोस्कोप मतलब क्या हुआ कि हम लोग का इंडियन स्टेट का डेट ऑफ बर्थ, इसका कैरेक्टर क्या है और फ्यूचर में हम लोग कैसा सोसाइटी बनाना चाह रहे हैं, यह प्रियम्बल में दिया गया है। और इसको इन्फोर्स करने के लिए अलग अलग आर्टिकल्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया है जिसको इन्फोर्स किया जा सके। अब एक एक करके समझते हैं कि वर्ड्स का, इंडिविजुअल टर्म्स का क्या मतलब है। सबसे पहले वर्ड है सोवरेन, इसको हिंदी में बोलते हैं संप्रभुता, ठीक है। अब सोवरेन अगर जहाँ भी वर्ड आपका दिमाग में आता है या फिर कहीं सुनने में आता है ना, तो आपके दिमाग में एक लाइन का डेफिनेशन आना चाहिए। डेफिनेशन रहेगा इंडिपेंडेंट अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। इंडिपेंडेंट अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। अब यहाँ पे दिमाग में सवाल क्या आना चाहिए कि अथॉरिटी किस चीज़ का अथॉरिटी, ये दिमाग में नॉमिनल सा या फिर सिंपल सवाल आना चाहिए। तो अथॉरिटी यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में दो कॉन्टेक्स्ट में आ सकता है, दो तरीका से डिफाइन किया जा सकता है। पहला अथॉरिटी रहेगा एक्सटर्नल और दूसरा अथॉरिटी रहेगा इंटरनल। इसका मतलब क्या होगा? एक्सटर्नल इंडिपेंडेंट अथॉरिटी का मतलब ये हुआ कि अगर इंडियन गवर्नमेंट कोई भी फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर करना चाहता है या फिर कोई भी टेरिटरी को होल्ड करना चाहता है या फिर कोई भी टेरिटरी को
सीड ऑफ करना चाहता है, किसी को देना चाहता है, तो उसको किसी भी फॉरेन गवर्नमेंट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। हाइपोथेटिकल सिचुएशन एज्यूम करते हैं, इमोशनल नहीं होना कि तुम ऐसा बात कर रहा है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन। अगर हम इंडियन गवर्नमेंट का डिसाइड करता है कि मेरे को पाकिस्तान को अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर लेना है, तो हमको यूनाइटेड नेशंस या फिर यूएस या फिर रशिया से पूछने की जरूरत नहीं है। हम अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन लेके, अपना मिलिट्री एक्शन लेके पाकिस्तान को अपने अंदर ऑक्यूपाई कर सकते हैं। ये क्या हुआ? एक्वायरिंग ऑफ टेरिटरी। अब हम टेरिटरी एक्वायर किए, अब एक्वायर करने के बाद हो सकता है कि उसको रखना चाहे या फिर किसी को दे देना चाहे। जब रखना भी चाहे तो हमको कोई रोक नहीं सकता है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। और अगर एक और हाइपोथेटिकल सिचुएशन हम इमेजिन करें कि हम वेस्ट बंगाल का जो स्टेट है उसको बांग्लादेश को हम देना चाहते हैं। ऐसा एक बार 1960s में हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट का केस है बेरूबारी यूनियन केस, उसको देखेंगे प्रियम्बल के कॉन्टेक्स्ट में। उसमें क्या हुआ था कि कुछ कुछ एनक्लेव्स था स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में, उसको बांग्लादेश को दिया गया और बांग्लादेश का कुछ एनक्लेव्स था उसको इंडिया में दिया गया। ये लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट था, लैंड एक्सचेंज का एग्रीमेंट था। तो उसमें इंडियन गवर्नमेंट को किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, वो अपना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके वो चीज़ को कैरी आउट कर सकता है। ये मतलब हुआ एक्सटर्नल सोवरेनिटी का। सोवरेन का मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। इसका पहला एस्पेक्ट क्या है? एक्सटर्नल सोवरेनिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग का इंडियन गवर्नमेंट को टेरिटरी को एक्वायर करना है, होल्ड करना है या सील करना है, तो मेरे को कोई भी फॉरेन गवर्नमेंट का या फिर वर्ल्ड गवर्नमेंट का परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। इंटरनल सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है? इससे इंटरनल सोवरेनिटी जानने से पहले एक चीज़ मेरे को पता होना चाहिए कि इंडिया में लॉ का पर्पस क्या होता है। इंडिया में या फिर इन जनरल लॉ का पर्पस क्या है? लॉ का सिर्फ दो ही पर्पस होता है, या तो वो आपको कोई राइट दे रहा है या तो आपके ऊपर कोई ड्यूटी इम्पोज कर रहा है। फॉर एग्जांपल 2013 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पास किया यूपीए गवर्नमेंट ने। उसमें क्या था कि आपको जो खाने का अधिकार था, राइट टू फूड, वो एक स्टैट्यूटरी राइट बना दिया। आपको अधिकार दे दिया गया कि भाई आप कुछ मिनिमम पैसा में अपने लिए अनाज खरीद सकते हैं, अंत्योदय सेक्शन को फ्री में कुछ अनाज मिलेगा। वो एक अधिकार दिया कुछ पीपल सेक्शन ऑफ सोसाइटी को। और एक और एग्जांपल लेंगे ड्यूटी का, तो हम जा सकते हैं फ्लैग कोड ऑफ इंडिया में। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया क्या है? ये हम लोग का तिरंगा झंडा है, उसका कंडक्ट कैसा होना चाहिए, मतलब उसको हम पब्लिक प्लेस में कैसा दिखा सकते हैं, उसको हम अगर कहीं मेरे को डिस्ट्रॉयड स्टेट में मिला तो उसको हम कैसे सूटेबली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसको हम डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं। ऐसा कुछ ड्यूटीज इंस्पाइंड है उस फ्लैग कोड ऑफ इंडिया में, जो कि 2002 में पास हुआ था। तो क्या कर रहा है? बेसिकली आपको ऊपर ड्यूटी इम्पोज कर रहा है। लॉ का दो पर्पस है, पहला आपको राइट देना, दूसरा आपको ऊपर ड्यूटी इम्पोज करना है। तो इसको हम एकदम समराइज करके बोल सकते हैं कि लॉ किसी भी पर्सन का जो या फिर पॉपुलेशन का बिहेवियर को या फिर कंडक्ट को रेगुलेट करता है। आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो लॉ बताता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट का बेसिक काम क्या है? जब लॉ बनाता है तो पीपल का कंडक्ट को रेगुलेट करना। इंटरनल सोवरेनिटी का मतलब क्या हुआ कि अगर इंडियन गवर्नमेंट चाहता है कि हम कोई लॉ बना के अगर अपना पॉपुलेशन का कंडक्ट को रेगुलेट करें तो उसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं। ये हो गया इंटरनल सोवरेनिटी का मतलब, ठीक है। अब ये कॉमन एस्पेक्ट था सोवरेनिटी का। दिमाग में एक सवाल क्या आना चाहिए कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जब यहाँ पे था तो उन लोग भी तो लॉ बनाता था पीपल का बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए, और उन लोग भी फॉरेन टेरिटरी एक्वायर कर सकता था। एक्वायर किया भी, बर्मा एक्वायर किया, श्रीलंका एक्वायर किया, बहुत सारा टेरिटरीज एक्वायर किया। हम लोग एक बहुत फेमस सुनते हैं डलहौसी का डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेस 1853 का, कि जिसका अगर कोई भी अगर राजा का अगर कोई नेचुरल हेयर नहीं है तो उसका राज पर हम कब्जा कर लेंगे। तो कर तो रहा था हम लोग भी, तो कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए। तो हम लोग इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट है और ब्रिटिश गवर्नमेंट वो भी तो सेम काम कर रहा था ना, एक्सटर्नल सोवरेनिटी भी था, इंटरनल भी था ये, लेकिन वो गवर्नमेंट सोवरेन नहीं था। सोवरेन क्यों नहीं था? क्योंकि वो जो पावर एक्सरसाइज कर रहा था ना, वो पीपल का वेलफेयर में एक्सरसाइज नहीं कर रहा था। तो सोवरेन का डेफिनेशन जब हम बोलेंगे ना, तो सोवरेन का डेफिनेशन हम क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंट अथॉरिटी ऑफ द स्टेट बोथ इन एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्फीयर इन द वेलफेयर ऑफ द पीपल। अगर वेलफेयर ऑफ द पीपल हम यूज नहीं करेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं पैरामाउंट पावर। वो सोवरेन पावर नहीं होगा, वो क्या होगा? पैरामाउंट पावर। पैरामाउंट पावर क्या है? इलीगल है। सोवरेन क्या है? लीगल है, ठीक है। सोवरेन का मतलब कि पीपल का वेलफेयर में, पीपल का कंसेंट से हम डिसीजन ले रहे हैं। लेकिन पैरामाउंट का मतलब क्या हुआ? कि इलीगल डिसीजन है जो पीपल का वेलफेयर में नहीं है, कोई फॉरेन कंट्री या फिर एक सेक्शन ऑफ पीपल को बेनिफिट करने के लिए है। तो सोवरेन का डेफिनेशन समझ में आ गया कि सोवरेन क्या है। एक बार और रिवाइज कर देते हैं। इंडिपेंडेंट अथॉरिटी ऑफ द स्टेट बोथ इन द टर्म्स ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्फीयर्स इन द एक्टिंग इन द वेलफेयर ऑफ द पीपल, ठीक है। और ये जो हम बोल रहे हैं कि वेलफेयर ऑफ द पीपल है, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है कि इंडियन स्टेट जो है ना,
इसका काम है आदमी लोग का, पीपल का वेलफेयर करना। कॉम्बाइंड रीडिंग आर्टिकल 38, आर्टिकल 39, आर्टिकल 39A, जो डीपीएसपी में हम लोग पढ़ते हैं। 38 क्या है कि स्टेट शैल इंश्योर जस्ट सोशल ऑर्डर। 39 क्या है, स्टेट शैल इंश्योर जस्ट इकोनॉमिक ऑर्डर। और 39A क्या है, 39 कैपिटल ए, कि अगर कोई भी व्यक्ति है जिसको अगर लीगल एड चाहिए और उसके पास पैसा नहीं, तो फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना है। तो बेसिकली क्या कर रहा है, पीपल के वेलफेयर में ही काम कर रहा है कि भाई हम कोई सोशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, या फिर अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो उसको ऊपर अत्याचार हो रहा है तो फ्री में लीगल एड उसको दिया जा सकता है। तो पीपल का वेलफेयर में है। और अगर इसको हम इस कॉन्टेक्स्ट में भी देखें तो जितना भी डीपीएसपी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, डीपीएसपी भी इस वेलफेयर ऑफ द पीपल में आ सकता है। ठीक है, ये हो गया डेफिनेशन सोवरेन का। अब दूसरा वर्ड है सोशलिस्ट। अब ये सोशलिस्ट वर्ड जो है ना, ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है, बहुत सारे स्टूडेंट लोग इसको कंफ्यूज कर देते हैं वर्ड सोशलिज्म से। देखो अब ये हम लोग का जो इंडियन वर्ड है ना, इंडियन वर्जन, ये है सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी। अब सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी और सोशलिज्म में डिफरेंस है। वेस्टर्न सोशलिज्म का मतलब क्या होता है कि प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी इज नॉट अलाउड। इंडिविजुअल प्रॉपर्टी ओन नहीं कर सकते, नहीं कर सकता है कोई। वहां पे क्या रहेगा, कम्युनिटी ओनरशिप रहेगा। ठीक है, मतलब कम्युनिटी ओन करेगा प्रॉपर्टी, कोई भी इंडिविजुअल ओन नहीं कर सकता है। हम लोग इंडिया में ऐसा कोई स्कीम है क्या कि भाई इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को नहीं कर सकता है? यहाँ तक कि हम लोग का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 300 कैपिटल ए तुमको राइट टू प्रॉपर्टी दे रहा है। तुम्हारे लिए एक लीगल राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी तुमको अधिकार दे रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ही। तो सोशलिज्म का कोई मतलब यहाँ पे बनता नहीं। सोशलिस्ट का मतलब हुआ कि स्टेट का काम है हर एक इंडिविजुअल को मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ देना। ठीक है, हर एक सिटीजन को मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ देना, ये है सोशलिस्ट। इसका मतलब क्या हुआ, इट इज द गेट वे टू एस्पिरेशंस, रोटी कपड़ा मकान देना हर एक इंडिविजुअल को जो देश में है। अगर ये सोशलिस्टिक पैटर्न अगर हम फॉलो नहीं करेंगे ना, तो ये सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जस्टिस का कोई मतलब बनता ही नहीं। रोटी कपड़ा अगर मेरे को मकान मिलेगा तभी हम और कुछ लाइफ में सर्वाइव कर पाएंगे। तो सोशलिस्टिक का मतलब क्या होता है, रोटी कपड़ा मकान, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ गुड लाइफ टू ऑल। ठीक है, अब इसमें एक डिबेट क्या आता है ना, बहुत कोई अभी प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में डिबेट होता है कि जो हम लोग न्यू लिबरल पॉलिसीज फॉलो किए ना 1991 के बाद, तो उससे हम लोग का सोशलिस्टिक क्रेडेंशियल्स जो है ना वो डाइल्यूट हो गया है। अब हम इंडिया को सोशलिस्ट कंट्री नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि 1991 में जो रिफॉर्म्स हुआ उसमें हम लोग प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा पुश किए। एक डेफिनेट ये जो आर्ग्यूमेंट है उससे एग्री करना थोड़ा डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि जैसे जैसे अगर हम प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट परमिशन दिए हैं, वैसे वैसे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। और इन्वेस्टमेंट जब बढ़ेगा तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, अब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, जॉब मिलेगा, उससे आदमी लोग का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा ना। तो ऐसा बोलना कि न्यू लिबरल पॉलिसीज जो है सोशलिस्ट क्रेडेंशियल्स को इंडिया हटा दिया है, वो सही नहीं। अब ये वर्ड आता है सेकुलर। अभी सेकुलर वर्ड जो है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बहुत घातक शब्द है, बहुत डिबेटेड है। इसमें हम डीप में नहीं जाएंगे, बस सिंपल एक डेफिनेशन देके समझना है। अब सेकुलर का वर्ड का मतलब क्या है ना कि हम लोग का इंडिया जो है ना एक मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है, बहुत सारा रिलीजन इंडिया में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और हर रिलीजन में ना कुछ कुछ सोशल इविल्स है जो हम लोग पढ़ते हैं कि हम लोग का इंडियन हिस्ट्री किताब में कि इंडिया में कभी सती हुआ करता था, चाइल्ड मैरिज, विडो रीमैरिज, सोशल इविल्स कुछ कुछ रिलीजन में होता है। और हर रिलीजन में ना कुछ कुछ ऑप्रेस्ड सेक्शन भी रहता है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि हिंदुइज्म में दलित लोग ऑप्रेस्ड है। ठीक है, तो हम लोग कॉमन अंडरस्टैंडिंग क्या होता है ना कि जो वर्ड सेकुलर है ना सिर्फ धर्म से रिलेटेड है, धर्म से रिलेटेड है। ये मतलब देखो इसमें तुमको समझना क्या है ना कि मान लो कि ये दो धर्म है, ये हिंदू है और ये मुस्लिम है। ठीक है, अब इसमें हिंदुइज्म में भी बहुत सारा कास्ट है, ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इधर भी सेक्स आ जाता है, शिया आ जाएगा, सुन्नी आ जाएगा। ठीक है, तो पहले तो ये दोनों का बीच में डिफरेंस है, फिर एक पर्टिकुलर ग्रुप में भी डिफरेंस है। हॉरिजॉन्टल भी डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है और वर्टिकल भी डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। ठीक है, और हर एक रिलीजन में कुछ कुछ सोशल इविल्स है। ठीक, तो सेकुलर वर्ड का मतलब है ना कि पहले तो क्या है कि जो हम लोग का स्टेट है वो हर रिलीजन को इक्वली प्रमोट करेगा। ठीक है, हर रिलीजन को इक्वल सपोर्ट देगा, डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता है अमंग द रिलीजन। दूसरा पर्पस क्या है सेकुलर वर्ड का कि जो सोशल इविल्स है रिलीजन्स में उसको दूर करना है।
एग्जाम्पल क्या है, सबरीमाला। सबरीमाला में क्या हुआ कि 10 से 50 साल के बीच में जो महिलाएं थी उनको सबरीमाला का लॉर्ड अयप्पा का मंदिर में जाना मना था। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, उसमें सुप्रीम कोर्ट उन लोग को परमिशन दे दिया। ये क्या था, सोशल इविल्स को हम लोग दूर करना चाह रहा था कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल था उसको इम्प्योरिटी जो हम लोग समझ रहे थे उसको सुप्रीम कोर्ट दूर किया। दूसरा एक केस क्या था, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को बैन किया। वो बेसिकली क्या कर रहा है कि जो इंटर रिलीजियस एक रिलीजन में जो सोशल प्रैक्टिसेस है ना उसको दूर करने की कोशिश कर रहा है स्टेट, ठीक है। तीसरा बात क्या होगा कि जो अब इस सेक्शन में कुछ माइनॉरिटीज है जो सेक्शन डिस्क्रिमिनेटेड, जैसे इसमें दलित, तो उन लोग को भी प्रोटेक्ट करना है। तो अगर एक लाइन में इसको डिफाइन करने में बोला जाए कि सेक्युलर वर्ड का मतलब क्या है, तो इसको बोलना है स्टेट न्यूट्रलिटी। स्टेट न्यूट्रलिटी का मतलब क्या है कि भाई स्टेट हर रिलीजन को इक्वली सपोर्ट करेगा या फिर इक्वली डिस्क्रिमिनेट करेगा। अगर हज सब्सिडी है तो भाई कैलाश मानसरोवर यात्रा सब्सिडी भी है, अगर हज सब्सिडी नहीं है तो कैलाश मानसरोवर यात्रा सब्सिडी भी नहीं है। दूसरा क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ द ऑप्रेस्ड सेक्शंस, मतलब कि ऑप्रेस्ड सेक्शंस है उसको प्रोटेक्ट करना है। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो सोशल इविल्स है रिलीजन में या फिर बहुत सारा रिलीजन में उसको दूर करना है। ये वर्ड है, मतलब है सेकुलर का मतलब। अब यहाँ पे दो वर्ड है, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। अब देखो यहाँ पे वर्ड यूज किया है डेमोक्रेटिक। अब डेमोक्रेसी जो ओरिजिनल फॉर्म में था ना वो क्या होता था, मेजोरिटेरियन रूल। अब जो भी पहले जब एंशिएंट ग्रीस में जब डेमोक्रेसी स्टार्ट हुआ तो उस समय क्या होता था कि जो भी मेजोरिटी अगर जो वोट मिला जो भी पार्टी का, उन लोग मेजोरिटी में आया तो उन लोग कुछ भी लॉ बना सकता था। उन लोग को इंडिविजुअल राइट्स या माइनॉरिटी राइट्स का प्रोटेक्शन का ध्यान रखने की जरूरत नहीं था। ये था डेमोक्रेसी इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। लेकिन हम लोग का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया हुआ है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का क्या मतलब है कि आप लॉ, मेजोरिटी लॉ तो बना सकता है लेकिन उन लोग को माइनॉरिटी राइट्स का भी ध्यान रखना होगा। अगर माइनॉरिटी राइट्स का ध्यान नहीं रखेंगे तो वो लॉ इनवैलिड हो जाएगा इंडिया में। डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक के बीच में डिफरेंस समझ में आया। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है कि आपको इंडिविजुअल माइनॉरिटी राइट्स का भी प्रोटेक्शन को ध्यान में रखना है। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 29 आर्टिकल 30 रिलीजियस और मतलब लिंग्विस्टिक राइट्स दे रहा है ना माइनॉरिटीज को, ठीक है। आर्टिकल 14 आर्टिकल 15 सब माइनॉरिटी प्रोटेक्शन दे रहा है। तो मतलब और आर्टिकल 13 हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोलता है कि भाई ऐसा कोई भी लॉ जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेगा वो इनवैलिड हो जाएगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वजह से। तो ये डेमोक्रेटिक का मतलब यही है, ठीक है। रिपब्लिक का मतलब क्या है, रिपब्लिक का मतलब क्या है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, इनहेरिटेंस जो है ना वो पॉलिटिकल ऑफिस में नहीं आएगा। अब देखिए जैसे अगर थोड़ी देर के लिए मान लेना कि ब्रिटेन में जो एलिजाबेथ है या फिर वहाँ की रानी है उसका अगर पोता हो गया ना तो पूरा दुनिया को पता चल जाता है। लेकिन इंडिया में अगर हम लोग का प्रेसिडेंट को अगर पोता हो गया तो किसी को पता नहीं चलेगा। ये क्या है, क्योंकि प्रेसिडेंट का ऑफिस जो है ना इनहेरिटेबल नहीं है। अब वो प्रेसिडेंट का पोता ही प्रेसिडेंट बनेगा ऐसा नहीं है। लेकिन ब्रिटेन में क्या है कि जो रानी है उसका जो पोता वो उसी को बनना है आगे जाके राजा, इसलिए पूरा दुनिया में हल्ला होता है, इंडिया में नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। ये हो गया एक्सप्लेनेशन। अब अभी हम क्या बोले कि ये जो नेचर है, प्रियम्बल में हम पहला बात क्या बताएं कि एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सिंप्लीफाई करने का बात बता रहा है। तो ये सब ट्रेड्स है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन का कोई तो आर्टिकल होगा जो इन्फोर्स करता होगा। तो जब हम सोवरेन का बात करते हैं ना तो सोवरेन को जो इफेक्ट में आर्टिकल लाता है वो आर्टिकल रहता है आर्टिकल 246 रेड विथ 7th शेड्यूल प्लस 7th शेड्यूल। आर्टिकल 246 क्या बोलता है, इंडियन पार्लियामेंट को पावर है इंडिया के टेरिटरी के अंदर लॉ बनाने का। 7th शेड्यूल डिफाइन करता है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट कि कौन सा लिस्ट में यूनियन के पास पावर है लॉ बनाने का, कौन सा लिस्ट में स्टेट के पास है पावर बनाने का लॉ बनाने का, और कौन सा लिस्ट में दोनों के पास है पावर लॉ बनाने का। तो आर्टिकल 246 रेड विथ 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स इफेक्ट टू द सोवरेन प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सोशलिस्ट प्रोविजन हम बता दिए डीपीएसपी। सेकुलर, अब देखो सेकुलर में भी हम बस वही बोल रहे थे कि ये सिर्फ अब ऐसे हम कभी पूछते हैं ना कि सेकुलर को कौन सा प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में इफेक्ट कर रहा है तो जनरली आंसर क्या मिलता है आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 30 या बेसिकली आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 क्योंकि वो लोग रिलीजियस फ्रीडम इंडिया में दे रहा है। लेकिन आर्टिकल 29 आर्टिकल 30 भी माइनॉरिटी राइट्स को प्रोटेक्शन दे रहा है तो सेकुलर के अंडर में आ जाएगा। आर्टिकल 14 आएगा, आ जाएगा, आर्टिकल 15 आ जाएगा, आर्टिकल 16 आएगा, आर्टिकल 17 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि भाई ये माइनॉरिटी का प्रोटेक्शन दे रहा है।
और माइनॉरिटी को प्रोटेक्शन जो भी फंडामेंटल राइट दे रहा है या जो भी कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन दे रहा है ना, वो सेक्युलर में आ जाए। ठीक है, डेमोक्रेटिक, इंडियन डेमोक्रेटिक है तो भाई आर्टिकल 324 यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज इलेक्शन कमीशन जो है, आपको एक इलेक्शन कमीशन बनाया गया जो इंडिया में इलेक्शन करवाएगा और माइनॉरिटी के प्रोटेक्शन के लिए फंडामेंटल राइट्स देखे। और रिपब्लिक के लिए तो आर्टिकल 16 है, आर्टिकल 16 में जो भी बोलता है कि जो भी अपॉइंटमेंट है या फिर जो इलेक्शन है वो सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। तो ये प्रोविजंस है, इसका ये मतलब समझ लिए हम लोग, इसका प्रोविजन समझ लिए इफेक्ट करने के लिए, और इसका कैरेक्टर समझ लिए हम लोग इंडियन स्टेट का।